एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड ये जो वीडियोस आज का होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सारे ही लोगों के लिए जो मेरे फॉलोवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, चाहे वो फेसबुक के फॉलोवर्स हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उन सभी के लिए ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे जानते हैं, मेरी फैमिली को लाइक करते हैं, उन सभी के लिए वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। सो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। और सबसे पहले मैं आप सभी को इस वीडियो में सॉरी बोलना चाहूँगी। शायद हो सके तो आप मेरी सिचुएशंस को, मेरे फीलिंग को समझ सकते या फिर नहीं भी समझते, कोई बात नहीं है, बट मैं आप सभी को दिल से सॉरी बोलना चाहूँगी। आई नो आप सभी मुझे पसंद करते हो या फिर मेरी फैमिली को पसंद करते हो, तो ये आप सभी का राइट बनता है, 100% ये राइट बनता है कि मेरी फैमिली में क्या हो रहा है, मेरे साथ अगर कुछ हुआ तो वो क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें जानने का हक आप सभी का उतना ही बनता है जितना कि मेरा और मेरे फैमिली वालों का बनता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहूँगी। 19 मार्च 2024 से लेके आज जुलाई, सारे लोग मेरे से ये सवाल कर रहे हैं कि आपके भाई के साथ क्या हुआ, अचानक से क्यों हुआ। ये सारी चीज़ें आपको अब इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं मेरे से कि आप बैंगलोर क्यों गई थी, आपका भाई बैंगलोर में क्या कर रहा था, वो जॉब करता था या पढ़ाई करता था, वो मैरिड था या अनमैरिड था। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आप सभी को चाहिए और मैं हर एक सवाल का जवाब कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूँ। बट कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसका जवाब अगर मैं नहीं दे पाऊँगी तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, बिकॉज़ अगर नहीं मैं जवाब दे रही हूँ तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न होगी। सो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और इससे ज़्यादा शायद मैं और कुछ नहीं बोल सकती हूँ। और वीडियो इतने दिन तक नहीं शेयर करने के पीछे का भी कुछ रीज़न था। और मैं आज से कुछ दिन पहले ही वीडियो को शेयर करना चाह रही थी। जब मेरे पास प्रूफ आए, जो भी चीज़ें हम लोग कलेक्ट करना चाह रहे थे, वो सारी चीज़ें कुछ दिन पहले ही मेरे पास आई थी। आज से आई थिंक 10 या 15 दिन पहले मैं वीडियो शेयर करना चाह रही थी, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस चीज़ को कैसे इकट्ठा करूं, कैसे सारी चीज़ें फिर से एक बार देखूं, आप सभी के साथ शेयर करूं। बट किसी भी तरह हिम्मत करके, बहुत सारे लोग मेरे से ये सवाल कर रहे हैं, तो आई नो आप सबका भी ये हक बनता है कि आप लोग जानो असल में मेरे भाई के साथ हुआ क्या था। बहुत हिम्मत जुटाई मैंने, फिर मैं ये वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ मैं आपसे एक बार फिर से बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के किसी भी सवाल का जवाब अगर मैं नहीं दे पा रही हूँ तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, बिकॉज उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, इसलिए मैं नहीं दे पा रही हूँ। बाकी आप सभी का जो भी सवाल है मैं कोशिश करूँगी कि सारे सवालों का जवाब दूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैं कैसे अपने भाई को बेंगलोर से बिहार लाई थी, मैं कैसे बेंगलोर पहुँची थी। वीडियो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मैं डायरेक्ट बेंगलोर एयरपोर्ट से स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज 19 मार्च दोपहर 1:30 बजे मेरे पास अचानक ये कॉल आता है कि दी अब आपका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। एक सेकेंड के लिए तो ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं ना करूं, घर पे कॉल करूं या नहीं, बिकॉज फर्स्ट कॉल मेरे पास ही आया था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। कुछ देर के लिए तो मैं शॉक्ड रह गई थी। 10-15 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ ना सुन पा रही हूँ, ना कुछ देख पा रही हूँ, ना कुछ बोल पा रही हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या ही करूँ। फिर हम लोग शाम को ही निकल गए थे यहाँ। उस टाइम मैं पटना थी, अपने रूम पे अकेले थे। शाम को ही मैं निकल गई थी। जल्दी जल्दी फ़्लाइट का टिकट बुक कराया गया कि जितना जल्दी हो सके मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ। अभी बज रहे थे रात के 11 और हम लोग बेंगलोर पहुँचे थे। तभी फिर बेंगलोर पहुँचने के बाद हम लोग कुछ देर वेट कर रहे थे कि शायद कोई कार वगैरह बुक किया गया था जिससे कि हम बेंगलोर एयरपोर्ट से हॉस्टल जा सके, बिकॉज एयरपोर्ट से हॉस्टल की दूरी आई थिंक 40 से 50 किलोमीटर थी। तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा देर वेट करना पड़ा जब तक वो कार्ड नहीं आया।
राइट 12 बजे हम लोग पहुंच चुके थे बेंगलोर। और जिस हॉस्पिटल में मेरे भाई को रखा गया था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। 12 बज चुका था, इसलिए उस रात मैं अपने भाई को नहीं देख पाई थी। हम लोग बहुत कोशिश किए, रिक्वेस्ट किए कि एक बार आप बस दिखा दो, सिर्फ एक बार दिखा दो, 1 मिनट के लिए ही दिखा दो। लेकिन वो रूल्स के अगेंस्ट था, तो इसलिए हम लोगों को नहीं दिखाया गया, बिकॉज़ वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया, मैं बहुत तड़प के रह गई, लेकिन मुझे नहीं दिखाया गया। 12 बजे से रात के 1:30 बज चुके थे जब मैं थक हार के यहाँ पे बैठ गई थी। मुझे ऐसा लगा था कि शायद अब मैं भी ना रहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक बहन के लिए ये सहन करना नामुमकिन था। लेकिन पता नहीं, शायद भगवान को भी पता था कि अगर तुम हिम्मत से खड़ा नहीं रहोगी तो शायद तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। ये हिम्मत जो मेरे में आया था उस टाइम, ये शायद भगवान की मर्ज़ी थी। फिर हम लोगों ने एक बार और ट्राई किया, 1:30 बजे के बाद एक बार और ट्राई किया, तब भी नहीं दिखाया गया। फिर हम लोग सुबह वेट किए, सुबह 6 बजे मैं उठ के हॉस्पिटल आ गई। अभी हम लोग हॉस्पिटल ही जा रहे थे। वहाँ पहुँचने के बाद भी 6 बजे नहीं खुला हॉस्पिटल। उस टाइम भी बहुत तड़प हुआ। टाइम पे 10 बजे हॉस्पिटल खोला गया। जैसे ही मेरी नज़र मेरे भाई पे पड़ी, बहुत सारे लोग ये वीडियो देख के मुझे ट्रोल कर रहे थे कि आपने इस सिचुएशन में भी वीडियो बना लिया। उस टाइम मैं वीडियो शूट नहीं कर रही थी, मेरा फ़ोन किसी और के पास था, और ये वीडियो मेरे भाई के साथ आखिरी वीडियो था। बहुत कम टाइम दिया गया था मुझे अपने भाई को देखने का, उसे छूने का बहुत कम टाइम दिया गया था। मुझे फील नहीं हो रहा था कि जिसके साथ खेला, सब बोला, जिसके साथ बचपन भी था, आज वो मेरे सामने आंख बंद करके सोया हुआ है, जो कभी मुझे देख नहीं सकता है। हॉस्पिटल में सोनू को देखने के बाद हम लोगों को ये बोला गया कि आप कॉलेज जाओ, हॉस्टल जाओ, वहाँ की जो प्रोसेस है आप उस प्रोसेस को आगे करो ताकि जल्दी आप लोग बिहार लौट पाओ। तो फिर वहाँ से मैं आ गई थी हॉस्टल पे डायरेक्ट। जिस रूम में मेरा भाई रहता था, जहाँ उसका बेडरूम था, जिस रूम में वो उसका सब कुछ ख़त्म हुआ, उस रूम में मैं आई थी सिर्फ इस उम्मीद से कि एटलीस्ट मुझे ये पता चल पाए कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, कुछ प्रूफ मिल जाए, कुछ नोट्स मिल जाए मुझे। लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। अभी जिस बिस्तर को मैं छू रही हूँ, जिस बेड को मैं छू रही हूँ, ये बेड मेरे भाई का है। यहाँ जो कपड़े आप देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें मेरे भाई का था। सोचो उस टाइम एक बहन पे क्या बीत रही होगी, पता नहीं किस कर्म का सज़ा हम लोगों को मिला। ये बैग भी उसका था। इस बैग को भी हम लोग अच्छी तरीके से देखे, शायद इसमें भी कुछ मिल जाए, बट इसमें भी कुछ भी नहीं मिला था। मिल पाया तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं मिला जिससे कि हम लोग ये चीज़ ये कंफर्म कर सके कि असल में क्या बात था। इसमें भी कुछ नहीं मिला, इवन पूरा रूम में ही कुछ नहीं मिला हम लोगों को। उन्नीस मार्च को मेरे भाई की डेथ हुई थी। 19 मार्च को 12 बजे रात में हम लोग बेंगलोर पहुंचे थे। उसके बाद 20 मार्च को मॉर्निंग में हम लोग हॉस्टल पे आते हैं। बेंगलोर में मेरे बड़े पापा, मेरे मामा, बड़े वाले मामा और मेरी मम्मी के मामा, यानी 4 आदमी हम लोग बेंगलोर गए थे। यहाँ हॉस्टल का जो भी काम था करने के बाद हम लोग हॉस्पिटल जाने वाले थे, बिकॉज़ मैं कोशिश कर रही थी जितना जल्दी हो सके यहाँ की सारी प्रोसेस कंप्लीट करके मैं बिहार जाऊँ। बिकॉज़ कंटिन्यू ये कॉल और मैसेज आ रहा था, वीडियो कॉल आ रहा था। जब मैं मम्मी को देख रही थी, वहाँ का सिचुएशन देख रही थी, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और ये डर भी था अंदर में कि पता नहीं कैसे, किस रूप से, किस मुँह से मैं अपने माँ पापा के सामने अपने भाई को इस हालत में लेकर के जाऊँगी, उनके बेटे को ऐसे लेके जाऊँगी जो अब उनको ना आँखें खोल के देख सकता है, ना बोल सकता है।
फिर भी मैं किसी भी तरह हिम्मत करके मैं सारी चीज़ें, हर एक कदम पे हर चीज़ को, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करते गई, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे करना है ये चीज़, क्योंकि अगर मैं नहीं कर पाती तो शायद सारी चीज़ें और भी खटते जाती, और शायद मेरे कर्म में ये लिखा हुआ था कि तुमको ये कर्म करना है। भगवान को भी यही मंजूर था, मुझे करना पड़ा। मेरे साथ मेरे बड़े पापा थे, उनसे भी नहीं हो पा रहा तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, ना मेरे मामा, क्योंकि मेरा भाई सबका लाडला था। सामने मेरे जो एम्बुलेंस दिख रहा है, इसमें मेरे भाई का बॉडी था, और उस एम्बुलेंस के सामने 20 मार्च को 2:30 बजे मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, हॉस्टल, हर जगह का सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम लोग लास्ट प्रोसेस यहाँ पे आए थे कि बॉडी को कैसे बैंगलोर से बिहार ले जाना, बिकॉज एरोप्लेन से लाने के लिए वहाँ बॉडी को शायद कुछ सील वगैरह किया जाता, बॉक्स में पैक किया जाता है। ये सारी प्रक्रिया यहाँ पे चल रही थी। इस टाइम पे लग रहा था कि मैं शायद मैं घर ना जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बार बार ये हिम्मत मेरा टूट रहा था। बड़े पापा से, मामा से बोल रही थी कैसे मम्मी का सामना करेंगे, पापा का सामना करेंगे, उनके सामने कैसे सोनू को इस हालात में रख पाएंगे, उसके इस चेहरे को रख पाएंगे। ये चीज़ें बार बार मैं बोलती थी और बोलती थी कि हिम्मत नहीं हो रहा है। फिर हम लोग बहुत हिम्मत करते थे, पापा मामा बोलते थे कि बस हिम्मत रखो, कोशिश करो, करना ही पड़ेगा। मुझे पूरा 2 दिन लगा था भाई को बैंगलोर से बिहार लाने में। 21 मार्च को सुबह में 4:50 पे हम लोगों की फ़्लाइट थी बैंगलोर से बिहार के लिए। जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा था, मुझे लग रहा था कि अब मुझे माँ पापा का सामना करना पड़ेगा। वैसे मैं टूटते जा रही थी अंदर से, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, हिम्मत हार रही थी मैं, मेरी तबीयत भी बिगड़ते जा रही थी, लेकिन शायद भगवान को भी यही मंजूर था। ये मेरे लाइफ की फ़र्स्ट फ़्लाइट थी और मुझे नहीं पता था कि मेरे लाइफ का फ़र्स्ट फ़्लाइट ऐसा होगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये चीज़, और हम दोनों भाई बहन यही प्लान कर रहे थे। मेरा भाई बोला था कि कभी फ़्लाइट पे नहीं चढ़ी हो तो कोई बात नहीं है। इस बार राखी में हम लोग प्लान कर रहे थे कि मेरा भाई मेरे से बोला था कि कोई बात नहीं, हम टिकट कराएंगे, तुम, साहिबा, पापा और आरब, चारों तुम इस बार राखी में बैंगलोर आ जाना। और देखो आज क्या से क्या हो रहा है। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस थी हमारे साथ बैंगलोर का, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं आप सभी को नहीं दिखा पा रही हूँ, इस वीडियो में नहीं है, बिकॉज कुछ सीन वहाँ का ऐसा था जहाँ पे मेरे में ये हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड करूँ, या फिर जिसके पास मेरा फ़ोन था उसे भी ये हिम्मत नहीं था कि वो उस चीज़ को रिकॉर्ड करे, फ़ोन में आप सभी के साथ शेयर करें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, रूल्स था, तो हम रूल्स के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते थे, इसलिए बहुत सारी सीन हम आप सभी के साथ शेयर नहीं करें, बिकॉज मेरे फ़ोन में वो सारी चीज़ें है भी नहीं। एंड बाकी अपनी किस्मत के लिए मैं क्या ही बोलूँ, ये एक बहन के लिए सबसे बुरा दिन था। भगवान से मैं बस इतना ही बोलूँगी कि जो मेरे साथ हुआ है, जिन चीज़ों का सामना मैं की हूँ, मैं कर रही हूँ, ये भगवान कभी किसी भी बहन के लाइफ में या किसी की भी लाइफ में ऐसा समय ना दे। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। फ़र्स्ट कॉल मेरे पास किसका आया था, मुझे क्या बोला गया था उस टाइम, और वो सुनने के बाद मेरा क्या सीन हुआ था, मैं कैसे खुद को संभाली थी, और मेरे फैमिली की क्या सिचुएशन हुई थी, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, बिकॉज इस वीडियो में मैं नहीं बता सकती, वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। ठीक गाइज, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आखिर में मेरे भाई के साथ हुआ क्या था और क्यों हुआ, इस चीज़ से मैं भी अनजान हूँ, मुझे भी कंफर्म नहीं पता है, मैं भी शक के दायरे में हूँ। बहुत सारी चीज़ें हमेशा गेस करते रहती हूँ, मेरे माइंड में 24 घंटा चलते रहता है कि असल में उसके साथ क्या बातें हुई थी, क्या मैटर था उसके साथ, मुझे नहीं पता, इस चीज़ से मैं भी अनजान हूँ। बट मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मुझे सच पता चले, बट अभी तक इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं खुद को भी जवाब नहीं दे पा रही हूँ कि असल में मेरे भाई के साथ क्या हुआ था, जो आज वो मेरे फैमिली के बीच नहीं है, मेरे साथ नहीं है वो। बस ये मेरी बदकिस्मती है, मेरी फैमिली की बदकिस्मती है कि हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ,
इसे क्या ही बोला जा सके। बस आप लोग इतना ही समझो कि ये मेरी बदकिस्मती थी जो आज मेरा भाई मेरे साथ नहीं है।